आप देख रहे हैं नाज़रीन रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। अमूमन सियासी बम्बार्डमेंट ऑपोजिशन करती है, लेकिन मौजूदा निज़ाम के अंदर से बम्बार्डमेंट का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान की वफाकी काबीना के अहम तरीन अरकान में से एक रुकन मोहसिन नकवी साहब, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटीरियर मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ जो इंस्टीट्यूशनल पर्सनल ताल्लुकात हैं वो बहुत गहरे हैं। और अगर कोई शख्स ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात के अंदर मौजूद रहा है तो वो मोहसिन नकवी हैं। काबीना के मेंबर भी हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री की ताकत का आपको अंदाज़ा है। आज उन्होंने जो बयान के ज़रिए बयानिया बनाया है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और किसी हद तक पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़े हेडेक का पेशखामा साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि ये मौजूदा निज़ाम सिस्टम तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा कि आप 14-15 घंटे काम करने वाला भी वज़ीर आज़म ले जाए तो कुछ तब्दील नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस निज़ाम को रीसेट करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आप बजट बनाते हैं तो खसारे के अंदर चले जाते हैं, कर्जा है कि बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपने नए यूनिट्स, नए सूबे नहीं बनाए, और ये मैं आपको बता दूं कि सूबों की बात सिर्फ 3-4 सूबों की बात नहीं हो रही, मैं दर्जन से ज़्यादा सूबों की बात सुन रहा हूँ बहुत अरसे से। अगर सूबे नहीं बनाए, नई लीडरशिप नहीं आएगी, काम नहीं चलेगा। कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो निज़ाम को उलट देंगे। इससे पहले हमें कुछ करना है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये कोलैप्सिंग सिस्टम का जो बयानिया है ये अजीब-ओ-गरीब है, क्योंकि हमें वफाकी काबीना के मिनिस्टर्स रोज़ाना बताते हैं कि निज़ाम कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है, इकॉनमी को कितना हमने स्टेबल कर दिया है, सफारती महाज पर हमने क्या तरक्की की है, पंजाब को आप देख लें, बसें हैं, मंसूबे हैं, और हमें बताया जाता है कि निज़ाम ज़बरदस्त काम कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। उनके बराबर में राना आतिफ साहब, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका भी शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की आजकल बल्ले बल्ले, क्योंकि वो बड़े आराम से आते हैं स्टूडियो के अंदर और इन तमाम मामलात को अपनी इंडोर्समेंट के तौर पर लेते हैं, तो बहुत आजकल आपको सीट इतनी मुश्किल नहीं लगती होगी जितनी पिछले चंद दिनों में, हफ्तों में लग रही थी। नाज बलोच साहब, रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनके लीडर ने भी आज कहा कि हुकूमत ने अगर एजेके के इंतखाबात के ऊपर डाका मारा, जिसको उन्होंने ज़िंदगी और मौत का मसला बना दिया है, तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इनका भी शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब, तज्जियाकार, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके पास मालूमात भी होती हैं और इनसाइट्स भी। बैरिस्टर साहब, बिल्कुल शॉर्ट हमें जवाब चाहिए। क्या ये निज़ाम तबाह हो गया है, ये कोलैप्स हो गया है? वज़ीर आज़म 24 घंटे काम करें, कुछ नहीं होगा, क्या रीसेट होने की ज़रूरत है, हाँ या नहीं? देखें, इसमें आपने क्योंकि काफ़ी हाँ या नहीं पूछे हैं, तो इसमें मैं एटलीस्ट थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जस्ट गिव मी अबाउट 30 सेकंड्स। निज़ाम कोलैप्स हो गया है? नो। ओवरऑल की ज़रूरत है? यस। रीसेट का है उन्होंने, रीसेट, ओवरऑल नहीं कहा। रीसेट का मतलब है रीसेट कह लें, नहीं, रीसेट आप रीसेट का मतलब है दोबारा से जीरो से शुरू होगा, नया शुरू होगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि रीसेट, क्योंकि एवोल्यूशन का जो पूरा एक मैकेनिज्म है और चीजें ये रिक्रिएशन है, और ये दुनिया पूरी में डेमोक्रेसीज इवॉल्व हुई है, तो हमें भी इवॉल्व होने की ये जमहूरियत ऐसे नहीं चलेगी। 3-4 की जमहूरियत ऐसे नहीं चल सकती। आई थिंक इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, और उसमें जो हम यूथ बल्ज कहते हैं ना कि 68-69 पाकिस्तान का यूथ बल्ज है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। उन्होंने इनकॉम्पिटेंस बल्ज की बात की है। उन्होंने कहा है कि निकम्मापन निज़ाम का डिलीवर नहीं कर रहा है, लोग परेशान हैं, और सियासी जमातें सारी की सारी, इनकी जमात समेत। लेकिन उसमें कम से कम ये तो है कि अगर एक सूबा डिलीवर कर रहा है या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है और कुछ उसने इनिशिएटिव्स लिए हैं और बाकी सूबे नहीं ले रहे, हर कोई अपने सूबे की बात करता है। मैं कहने का मकसद ये है कि अगर एक सूबा काम कर रहा है तो वो फिर मुल्क की पूरी जो ओवरऑल एक चीज उसकी बात की जाए ना, कि हम सबको अपने मुल्क के लिए काम करना है, सूबे के लिए तो करना ही करना है, लेकिन वी नीड टू वर्क फॉर आवर कंट्री। ही इज योर कोलीग इन द फेडरल कैबिनेट। एब्सोल्युटली। तो वज़ीर आज़म से पूछ के उन्होंने बयान दिया। आई थिंक टाइम फॉर कॉफी नहीं आई जस्ट वांटेड टू टेक अ सिप। मेरे ख्याल से एक जो चीज उन्होंने महसूस की उसका जिक्र उन्होंने बरमला किया, और करना भी चाहिए, बिकॉज़ ये चीजें बात डिस्कस होती नहीं है। आदिल साहब जी, थैंक यू तलत साहब। देखिए, ये जो आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बातें की हैं, ये तो फॉर्मल इंडाइटमेंट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये चार्जशीट कर दी है। और वैसे मैं भी बताऊँ, ये उन्होंने आज जमहूरियत की भी बड़ी बात की। ये जमहूरियत की तारीख के अंदर जो सदियों पर मुहित है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि फॉर्मली एक इंटीरियर मिनिस्टर ने पूरी गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को चार्जशीट कर दी है।
ये तो उनको मैं क्रेडिट दूंगा एक कि उन्होंने आज बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि ये सारे लोग निकम्मे हैं, निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। अच्छा, उन्होंने जो बात की कि निज़ाम को रीसेट करने की ज़रूरत है। देखें, अगर एक चीज़ रीसेट वो होती है जिसके अंदर जान इसके अंदर सेट होने की कैपेसिटी है, उसको आप रीसेट करते हैं कि चलो थोड़ी कोई वक्ती ग्लिच आ गया, इसको हम रीसेट कर लेते हैं। इसके अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं। कंप्यूटर को आप रीसेट कैसे करते हैं जब आपका हैंग हो जाता है कंप्यूटर? ये हैंग नहीं हुआ होगा, मैं वैसे बता रहा हूँ ना, मतलब रीस्टार्ट देयर यू गो, अब आप आगे ना उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, हैंग हुआ है सिस्टम। दूसरी बात उन्होंने की है कि देखें जी कि ये डेमोक्रेसी के उन्होंने बड़ी टाइप्स होती हैं। अच्छा, टाइप्स की बात नहीं, क्रिकेट है ना, क्रिकेट के अंदर T20 भी है, टेस्ट क्रिकेट भी है, वनडे भी है, 3 days भी है, फर्स्ट क्लास भी है, लेकिन उसके अंदर एक जो बेसिक जो न्यूक्लियस है ना, वो क्या है? फेयरनेस, ठीक, रूल बेस्ड। अगर आप पाकिस्तान में कोई निज़ाम क्यों नहीं चलता चलो साहब, इसलिए नहीं चलता कि निज़ाम के अंदर जो 2 मेन इंग्रेडिएंट है वो मिसिंग है, फेयरनेस और कंसिस्टेंसी। देखिए, अभी आप देखें आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है उसमें माशाल्लाह उन्होंने सारा बता दिया, सारा कुछ बिलावल ने बता दिया कि ये सारे, अकेले बिलावल ने नहीं, उन्होंने कहा कि आप लोग जो सारे बैठे हुए हैं ना, आप सारे फॉर्म 47 में आप काउंसलर नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि अच्छा, मजे की बात है, दोनों ने सच बोला है, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने कहा कि आपने 3000 अरब की करप्शन की हुई है। वैसे कुर्बान जाऊं, आपने कभी इन दोनों को सच्चा साबित नहीं किया। नहीं, जब नहीं, हमेशा कहा कि झूठ बोलते हैं। देखिए आप कह रहे हैं, आपने भी ये मान लिया। देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। इस बात में सच बोल रहा है, देखिए हर बात में मुखालफत नहीं हो सकती ना। नाज जरा इसके ऊपर, नाज साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, ये थ्रेट है या वाकईतन उस बयानिए का हिस्सा है जिसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता, आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान ऐसा ही रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या सिर्फ एजे के इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं या वाकईतन हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू करवाने लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एजेके के अंदर आपने देखा कि खुद वजीर आला पंजाब जो है वो वहां पे जाके एक सूबे को आड़े हाथों लेकर कोशिश कर रही थी कि इस तरह से वो अपनी इलेक्शन की मुहिम करेंगी। ये जो नफरतों का सिलसिला है ना, जो आप सूबों को टारगेट करते हैं, ये इधर से ही आप बीज बोते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। तो मेरे ख्याल है कहीं आपने नहीं देखा होगा कि सिंध के वजीर आला ने जाके कश्मीर में पंजाब की हुकूमत के खिलाफ कोई वहां पे कैंपेन की हो। सो इन चीजों में हमें खुद भी ताज्जुब हो रहा था कि इस हद तक ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं या आखिर चाहते क्या है। फिर आपने इलेक्शन से में देखा कि जिस तरह से वायलेंस हुई, जो तशद्दुद हुआ, जो असली की नुमाइश हुई, जो रहते हमारे पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, एंड मच मोर। ये तमाम चीजें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया में हमने सारी चीजें दिखाई हैं कि किस तरह जो है वो धांधली की गई। मगर मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो है, ये जो तकरार है, वफाकी हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि पंजाब हुकूमत, मुझे तो महसूस जाती तौर पे ये होता है कि शायद पंजाब हुकूमत खुद ही वफाकी हुकूमत के खिलाफ है और जानबूझ के ऐसी बयानात देते हैं कि जिसका असर बराह रास्त वफाकी हुकूमत पे पड़े। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। अलबत्ता जहां तक देखें, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान किया, उस बयान से निज़ाम की टांगे जो है वो कांप रही होंगी? आपके ख्याल के मुताबिक? तलत साहब, you are a very seasoned and a very senior, one of the senior journalists. आपकी बहुत गहरी इन-डेप्थ नजर है सियासत के ऊपर और आप काफी अरसे से इन चीजों को गौर से देख रहे हैं। देखिए, रीसेट जो है ना, सियासत में आपको कोई भी काम अगर करना है, कोई भी चीज आपको निजाम में तब्दीली करनी है, तो वो ऑन ऑफ का बटन नहीं है कोई एक कि आपने ऑन कर दिया या रीसेट कर दिया तो रीस्टार्ट हो गया। रीसेट मींस कि एक दफा एक चीज को ऑफ, रीसेट का मतलब एक दफा एक चीज को ऑफ होना पड़ेगा, फिर ऑफ होने के बाद दोबारा वो प्रोसेस किस चीज को ऑफ होना होगा? लेकिन वो ये बता दे, वो चीज क्या है? वो चीज क्या है जिसको ऑफ करना है? आपने असेंबली को ऑफ करना है, पार्लियामान को ऑफ करना है? तलत साहब, मुझे जो इंप्रेशन आ रहा है वो तो शायद ये हुकूमत की बात हो रही है, बट मैं आपको एक बात बताऊं कि जाती तौर पे मैं समझती हूँ कि हो सकता है ये उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी चीज रीसेट और रीस्टार्ट अगर होगी तो वो आइन के दायरा कार में रहकर ही हो सकती है, चाहे वो कोई भी डिमांड या कोई भी विश हो। ये भी बड़ी इस पे आते हैं। जरा मुनीर फारूक साहब से पूछ लेते हैं। मुनीर साहब, वो जो हम तो कह रहे थे कि वाह जी वाह तू कितना सेट है, तो वो उधर से उन्होंने कर दिया कि रीसेट है।
तो ये हुकूमत सेट है या रीसेट होने वाली है, क्या होने वाला है? सर बात ये है कि जो रीसेट होता है ना, कई दफा आपको याद होगा, आप ज्यादा टेक्नोलॉजिकली शायद मुझसे ज्यादा सेवी हैं, कई दफा ना आपको सिस्टम कहता है कि आप अपना जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसको सेव कर लें और फिर रीसेट कर लें, ताकि जो ग्लिच है वो दूर हो जाए। वो अलाउ करता है कि आपने जो काम अभी कर रहे हैं उसको रीसेट कर ले बिफोर इट रीस्टार्ट्स इटसेल्फ, या इसको अगर कोई रीस्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ दूसरी बात यह है कि जो इसका एड्रेस ही था ना, ये जो सारा आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, और जिस तरह मेरे आपके तमाम ऑनरेबल गेस्ट कह रहे हैं कि जी ये जी प्राइम मिनिस्टर साहब की चार्जशीट है, नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की चार्जशीट नहीं है, इसका एड्रेस ही कोई और है। इसका एड्रेस ही PMLN के अंदर भी एक खास तबका है, ग्रुप है, इसका एड्रेस ही पीपल्स पार्टी भी है, और ये बात जो भी की गई है ये वजीर आजम साहब के नॉलेज में है। ये उन तमाम तरह गुफ्तगू और जो पार्लेज हुए हैं बिटवीन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जी व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कारपेट खींच लिया है नीचे से और हुआ है कि ओ ऐसा अर्नल की हो गया, यही क्या हुआ है। सो बेसिकली इसका जो एड्रेसी है वो हर जगह पर, आई वुड नॉट पर्टिकुलराइज के कौन, बट मैंने आपको दोनों जो तो वजीर आजम साहब को इस मामले का अदराक है, ये कोई अनजाने वाला मिसाइल नहीं गिर रहा। जी बिल्कुल। आपने कहा पंजाब की बात है, तो उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर ने ये भी कहा कि लैपटॉप से नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। 2-4 हज़ार नौजवान नहीं है, वो मौके मांग रहे हैं। और साथ में ये भी कहा हर साल कर्जा बढ़ जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जो मर्जी कर लें आप, सिस्टम को जब तक रीसेट नहीं करेंगे कुछ ठीक नहीं होगा। पंजाब के ऊपर भी फोकस किया हुआ है। उन्होंने ठीक बातें की, और जो लैपटॉप की बात की उससे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ जरूर करता हूं। नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा है या बहुत है ये भी बताएं। है कि जब से मुनीर साहब ने आपका तारुफ कराया तो मुझे ये वजाहतें चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपको देने के लिए तैयार हूं, पाबंद भी हूं। मैं ये लैपटॉप की बात करता हूं। लैपटॉप का जो सारा प्रोग्राम है उसमें देखें, हमारे घरों में बैठे हुए जो बच्चियां हैं, जो बहनें हैं, वो अपना बाइज्जत रोजगार कमा रही हैं। सो दिस इज एन एनेबलिंग टूल जो प्रोवाइड किया है हुकूमत ने और वजीर आज़म ने, वजीर आला ने टूल कर दिया है। आप ये एक मौका, ये तो एक देखे ना, एक ऐसी चीज है जो दी गई है जिससे अपना रोजगार कमा रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ही इज एब्सोल्युटली राइट कि हमारे नौजवानों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हमें हमारे नौजवानों को मेरिट पे चीजें चाहिए। हमारी जो जेन जीज हैं या मिलेनियल्स की बात कर लें, वो सब यही बात करते हैं, बिकॉज मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हूँ। आई रिप्रेजेंट दैम फ्रॉम माई कंस्टिट्यूंसी, फ्रॉम द कंट्री, इंटरनेशनली। सारी चीज़ें देख के वो रेजोनेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, जो ना उनको एक्सेसिबल हैं, ना उनको अवेलेबल हैं, ना अप्रोचेबल हैं। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये तो सूबे बनने चाहिए फिर नए। गवर्नेंस के इश्यूज हैं, मैं उसमें बिल्कुल ये कहूँगा सूबे बनने चाहिए कि नहीं। देखिए, गवर्नेंस के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अगर सूबों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें, सूबों की बात करें, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर लाहौर, चीफ मिनिस्टर सरगोदा, चीफ मिनिस्टर फैसलाबाद, डिवीजन का भी एक चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ यही प्लान है। ये डिवीजनों की बात नहीं हो रही, ये सूबों की बात नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हो ताकि गवर्नेंस के स्ट्रक्चर बेहतर हो, गवर्नेंस बेहतर हो ओवरऑल। हुकूमत को परेशान, वो मुनीब साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है इन बातों का। अच्छा जी, चलेंगे तो कह रहे हैं नून के अंदर किसी और कंस्टिट्यूएंसी को, नवाज शरीफ साहब ही होंगे ना जिनको बताया जा रहा है। देखिए, मिनिस्टर वकील साहब अभी कह रहे थे कि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ जेन जी का। मेरा ख्याल है ये शुक्र है नहीं कहते, मैं बेबी बूमर्स का भी और साइलेंट जनरेशन का भी मैं वो आप अच्छा, मसला ये कि वैसे तो ये सिर्फ प्लेनेट से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन में। तो चले, देखिए बात ये है कि तरह साहब ऑन अ सीरियस नोट, देखें मसला ये है कि डेमोक्रेसी, ये हम ये बड़ी दफ़ा देख चुके हैं कि ये मसला है, फलाना मसला एक ही है। देखिए, मसला एक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो नो इलेक्शन इज़ बेटर देन अ रिग्ड इलेक्शन। ठीक, रिग्ड इलेक्शन ने कभी आज तक दुनिया की तारीख के अंदर कभी कोई स्टेबल सिस्टम नहीं उसे प्रोड्यूस किया। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अमेरिका में जो सबसे रिग्ड इलेक्शन है या अनफेयर इलेक्शन है वो 1876 का इलेक्शन था। उसके बाद से जो एक नया एरा निकला उसे कहते हैं जिम क्रो एरा कहते हैं। उसके बाद जो सेग्रीगेशन हुई, फिर 90 साल लगे सिविल राइट मूवमेंट ने आके ख़त्म किया। अमेरिका में जो रिकन्स्ट्रक्शन का एरा था सारा उसको रिवर्स भी होने लगा, हो गया था कुछ हद तक। देखिए, हमारा मसला सिर्फ एक है। देखिए, मैं बताऊँ, हमारा हमसाया मुल्क है ना, वो हमसे ज़्यादा वो कोई वो समझदार है ना हमसे वो लायक है। 4 प्राइम मिनिस्टर का जो टर्न्योर है
इंडिया के अंदर वो 55 साल है। हमारे यहाँ जो 4 प्राइम मिनिस्टर, जो मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं 4, उनका टेन्योर सिर्फ 22 साल है। देखिए जो कंसिस्टेंसी है ना, देखिए कंपाउंडिंग, बरतानिया के अंदर 10 साल में 7 प्राइम मिनिस्टर, देखिए माशाल्लाह बरतानिया की फिर हालत भी आप देख लें, जो जब उन्होंने ये हरकत की है ना, उसके बाद आप देखें कि उन्होंने, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ देख लें, उन मुल्क का निज़ाम देख लें, आप वहाँ पे चीज़ों की हालत देख लें। लेकिन वो अपने निज़ाम को तोड़ के उन्होंने प्राइम नहीं, मिनिस्टर हाँ, निज़ाम के अंदर और एक चीज़ और है, देखिए सिस्टम रीसेट पे आया ना, देखिए सिस्टम रीसेट, देखिए उससे आप क्या होना चाहिए? इलेक्शन, देखिए मेरी बात सुनिए तलत साहब, इलेक्शन क्या है? सिस्टम इलेक्शन इज एवरी 5 ईयर यू रीसेट द सिस्टम। अगर लोग मुतमिन हैं तो लोग उसके साथ चले जाते हैं, अगर लोग नहीं मुतमिन होते तो लोग उससे 4 साल बाद, 5 साल बाद लोग उसको रीसेट। क्या ये नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये तो कोई और नहीं, मैं तो आपको अपनी डेफिनेशन बता रहा हूं। ये किसकी बात? देखें हमने तजर्बा कुछ होने लगा है। देखें कंसिस्टेंसी जो है ना, जो कंपाउंडिंग है, आप निज़ाम को जब चलाएंगे और देखें 2 प्रिंसिपल के ऊपर, फेयरनेस और कंसिस्टेंसी की बेसिस के ऊपर जब आप चलाएंगे, जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, हमें जो अच्छा उसके बाद जो अवाम के नुमाइंदे जिस तरह की उसकी शक्ल डालना चाहें उस निज़ाम को, जिस तरह वो चलाना चाहें अवाम की मंशा के साथ, वो तो आइडियल है ना, इसके ऊपर आए ना। लेकिन ये देखिए मेरे ख्याल में, मैं तो ये समझता हूँ, देखें इसमें तो कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनो, तो काफी सारी। अच्छा अभी ये मैं इनको बता रहा था, कह रहे थे कि मैं कुछ हद तक मुतमिन, कुछ हद तक मुतमिन नहीं। बिरसर कील साहब भी खुद थोड़े कुछ सहमे लग रहे हैं मुझे आज। नहीं मैं तो देखें, मैंने अपना जाती व्यू दिया, पार्टी का क्या व्यू है, क़यादत क्या डिसाइड करती है, दैट्स अनदर थिंग। नाज साहब को मैं बीच में लाना चाहिए। मैंने तो कहा कि बिल्कुल गवर्नेंस वापस आइएगा। आपकी जमात का मौक़िफ़ सूबों के ऊपर बड़ा वाज़ेह है। एमक्यूएम ने भी नए सूबों की तहरीक का आगाज़ किया है, वो कह रहे हैं कि हमने सड़कों के ऊपर आना है। पिछली मरतबा जो नए सूबे की बात हुई, आपकी जमात ने उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह स्टैंस लिया। जो नहरों के मंसूबे हैं उसके ऊपर भी वाज़ेह स्टैंस लिया। ये अब वो कह रहे हैं नए सूबों की बात, तो आपकी जमात क्या इसको इंडोर्स करेगी या नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी तो निज़ाम ऐसे ही चलेगा जो ऐसे नहीं चलना चाहिए। योर टेक ऑन नए सूबे। तलत साहब, ये मुल्क जो है एक आइन के तहत चलता है, किसी ऑन ऑफ के बटन के तहत तो नहीं चल सकता। ख्वाहिशें तो बहुत होंगी और ख्वाहिशों के ऊपर अगर हुकूमत चलने लगे तो फिर फैसले जो है वो ओवर स्ट्रोक ऑफ पेन होंगे। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट और असेंबली जो है वो अवामी नुमाइंदगान की वो जगह है जहाँ पे बड़े बड़े फैसले जो है वहीं पर ही किए जाते हैं और एक कंसल्टेशन के साथ किए जाते हैं। मगर यहाँ पे आए दिन अगर नए सूबे की बात होती है, और स्पेशली देखिए एमके में एक सियासी जमात आप उसको कहें या जो भी रिप्रेजेंटेशन उनकी है, कराची तक महदूद है। अब वो कहते हैं कराची को एक सूबा बना दें। कल को एक पार्टी अगर सिर्फ नवाबशाह तक हो महदूद तो वो कहे नवाबशाह को खुदा ना खास्ता सूबा बना दे अलग। कोई अगर जो है वो सिर्फ पेशावर तक महदूद तो वो कहे पेशावर को अलग सूबा बना दे। तो ये ख्वाहिशात के ऊपर तो सूबे नहीं बनते। निजाम को रीसेट करेंगे तो सूबे भी बन जाएगा, वरना निजाम को कहते हैं कि ये कहा गया कि 70-80 साल से ये नहीं चल रहा। साहब ये जो ख्वाहिशात है ना, ये जो इस किस्म की, देखिए सिंध की आवाम जो है वो डिसाइड करेगी वेदर दे वांट अ सूबा और दे डोंट वांट। द आंसर इज नो। बात ये है कि सिंध के लोग कहते हैं बरसों से। लेट मी टेक अ ब्रेक हियर, फिर जरा मुनीब को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, मजीद पर्सपेक्टिव भी लेते हैं इसके ऊपर कि वाकईतन ये कुछ हुकूमत के बाज़ हलकों की मदद से हो रहा है। नए सूबे बनाने और नहरों के मंसूबे के ऊपर ये कैंपेन की जा रही है, या वाकईतन 2.5-2 साल का वक्त दिया गया था, अब वो वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो अब निज़ाम के अंदर से ही आवाज़ आ रही है कि हम कुछ रीसेट करके नई तब्दीली लेके आए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आज मोहसिन नकवी ने बड़े धमाके किए, हर तरफ इसकी खबरें चल रही हैं। ज़रा मुनीब साहब, योर टेक, गो अहेड। देखिए ये जो सारी बहस है तलत साहब, ये जो बातें की गई हैं ये एक तो मेरे ख्याल में नई नहीं है। आज जिस प्लेटफॉर्म पे मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे वो तो आपको पता है वो काफी अरसे से एक एक्सरसाइज शुरू की गई है और मियां आमिर महमूद साहब उसे स्पेयर हेड कर रहे हैं कि जी नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बननी चाहिए। उन्होंने एट हिज ओन एक्सपेंस बहुत से सेमिनार्स भी किए हैं सब कुछ लोगों को एजुकेट करने के लिए। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। और उसके पीछे कई दफा लोगों ने कोशिश की पता करने के लिए कौन करवा रहा है क्या है, बट ये एक वो डिबेट है जो मौजूद है और मसाइल के हल की बात भी वहीं की जाती है। प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? देखिए जो कोर है इन सियासी जमातों का वो PMLN का जो कोर है, जाहिर बात है वहां पर वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज शरीफ हैं, वहां पर सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है
और जारी बात है उसको जो माइक्रो मैनेजमेंट है उस हुकूमत की वो प्रेसिडेंट साहब खुद करते हैं, मोर देन बिलावल साहब। वहां अब जिस तरह हमारी बहन नाज बलोच साहिबा ने कहा कि नहीं, लोग सिंध के लोग नहीं चाहते नए सूबे बने। अभी 2 दिन पहले मैं नासिर हुसैन शाह साहब को सुन रहा था, उन्होंने फरमाया कि ये इतने सूबे छोटे, हमने 4 नहीं संभलते तो बड़े सूबे कहां से संभलेंगे। सो जो इनहेरेंट व्यू है इन जमातों का वो तो ये है कि नए सूबे मसाइल का हल नहीं है, लेकिन जो इन जमातों को इकट्ठा किए हुए हैं, इस निजाम को जिन्होंने तरतीब दिया है, देखिए अगर 2018 का निजाम मैन्युफैक्चर्ड था तो क्या ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं है जो 2024 के अंदर बना? ये भी मैन्युफैक्चर्ड निजाम है ना जी, ये कोई ऑर्गेनिक तो नहीं है। तो जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाए, फिर जारी बात है जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला होता है, आपको पता है गाड़ियां जब आपको आजकल तो एक नया रूटीन है इलेक्ट्रिक कार्स का या नॉर्मली, तो उनमें कोई फॉल्ट आ जाए ना तो दे आर कॉल्ड बैक टू कि उनके अंदर कुछ चीजें रीसेट की जाए। तो इस निजाम को भी कॉल बैक किया जा सकता है कि चलिए आप में ये प्रॉब्लम है, आपको हम यहाँ रीसेट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गिवन एनी अदर ऑप्शन। अच्छा, कमाल में से पता है क्या मुझे लगता है कि निजाम को बनाया ही ऐसे था कि 2.5 साल के बाद रिकॉल कर लिया जाए, लेकिन वाकईतन क्या ये रिकॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक और भी बात की बैरिस्टर साहब, वो कह रहे हैं बिल्कुल बैरिस्टर साहब, आज एक और भी बात की उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा क्रेडिट उस शख्स को जाता है कोई जो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाह रहा, ये नहीं कर नहीं सकता। और साथ ये भी कहा वो बंदा कह रहा है कि इस सिस्टम को अंदर से सब कुछ ठीक करना चाह रहा है, एक शख्स मुल्क को आलमी सतह पर ले जाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, और वो शख्स आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है। तो क्या वाकईतन करने की कोई काबीना के अंदर ऐसी बात हुई, इम्कान कोई इस किस्म की बात हुई या नहीं? नहीं, ऐसा तो कोई डिस्कशन नहीं आई, लेकिन इनफॉर्मल कोई चाय के ऊपर कोई वैसे चलते कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। एंड आई थिंक फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों जो एक सिनर्जी के साथ तमाम तर मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन है, उनकी कोलैबोरेशन है, और उसमें कामयाबियां ही मिली हैं। पाकिस्तान का नाम ही रोशन हुआ है और उसमें पाकिस्तान की इज्जत हुई है। कह रहे हैं एक शख्स ने की है। मैं देखिए इसमें ये जाहिर बात है, लीड तो एफर्ट सारे उन्होंने किए, नहीं लीड सारे एफर्ट्स उन्होंने किए। ये ईरान यूएस वाली वॉर जो थी इस तमाम तरह इस मामले में, उसमें लेकिन एक टीम भी होती है ना साथ, तो उस टीम के साथ जो है बिल्कुल कप्तान कौन होता है टीम का? मैंने बता दिया कप्तान कौन है। मैंने कहा ना कि सारे एफर्ट्स लीड किए फील्ड मार्शल ने लीड किए। तो वो कप्तान है इस टीम के? नहीं, कप्तान से मुराद ये कि ये यूएस ईरान वॉर की मैंने बात आप तो की तो कप्तान के वर्ड के ऊपर आपकी मोनोपोली है। कप्तान से क्या मुराद होती है साहब? कप्तान कौन होता है? कप्तान वही होता है मेरा ख्याल है, बेसिक जो चलाता है, जो लीड करता है, जो टीम सेलेक्ट करता है, जो सबको टीम जो सब कुछ निकाल सकता है, किसने बॉलिंग करनी है, किसने बैटिंग करनी है, किसने थर्ड बैटिंग करनी है, थर्ड मैच से स्क्वायर लेग से दोबारा किसको ड्रॉप करना है, किसको टीम में लेके आना है, किसको बैटिंग ऑर्डर क्या है, किसको जो कप्तान था वो भी कप्तान कोई और कप्तान था, ये भी पूछ ले। चलो मैंने आपको कप्तान की डेफिनेशन बता दी है, लेकिन हम ये हालात नहीं थे हमारे जो आपके हैं। अच्छा चलो साहब, देखिए ये अभी बात हो रही थी, ये बड़ी ठीक बात की कि जो ऑडियंस थी वो आज जो मैंने देखा है वो जो ऑडियंस है जो कि पिछले साल 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि वो बार बार ये एक ही बात कर रहे हैं। देखिए स्ट्रक्चरली अगर हम समझें पाकिस्तान में जो मेजर प्रोग्रेस हुई है वो 60s के अंदर हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आई, पाकिस्तान के अंदर बड़ी प्रोग्रेशन हुई। तब तो वेस्ट पाकिस्तान एक 1 यूनिट था, तो ये तो मसला नहीं है तब तो। और 6 करोड़ आबादी थी वेस्ट पाकिस्तान की तब, और वो एक ही प्रोविंस था, उसका एक ही चीफ मिनिस्टर था। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इशू ये नहीं है। देखिए मैं दुनिया में बड़े मुख्तलिफ मॉडल चल रहे हैं, कई जगहों में प्रोविंस छोटे भी हैं डिपेंडिंग अपॉन द। देखिए ब्रिटेन लोकल बॉडीज को आप ज्यादा पावर देते हैं। मेन चीज जो अभी आपने जो बात की ना, ये बात है। देखिए ब्रिटेन के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन की जो एक सीट है, जैसे हम MLA बनते हैं, वो 90,000 के ऊपर एक सीट है। हमारे यहाँ वो 10 लाख के ऊपर है, हिंदुस्तान में वो 30 लाख के ऊपर है। लेकिन जो बुनियादी यूनिट ऑफ द डिलीवरी है, देखिए वो क्या है, वो आपके लोकल बॉडीज है। और ये और जब तक आप वो एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम नहीं लेके आएंगे, उसके अलावा आप प्रोविंसेस की कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे, वो उसके छोटे सूबे से भी कुछ नहीं होगा। उसमें तो क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर एक साहब बहादुर बैठा हुआ है ना, तो आप 10 और इससे डिलीवरी इंप्रूव नहीं होगी जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस को ठीक नहीं करेंगे। और आखिरी चीज़ देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो वो अपना डिवॉल्व करते हैं, जैसे हम अपना NFC के थ्रू हम अपना जो फाइनेंशियल रेवोल्यूशन जो करते हैं, वो तकरीबन 33 से 35% है। जो प्रोविंसेस टैक्स इकट्ठा करते हैं, टोटल
अगर टोटल अगर वो 100 रुपया इकट्ठा करते हैं, 60 रुपये वफाक इकट्ठा करता है, 40 रुपये प्रोविंस इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ क्या 92 वफाक इकट्ठा करता है, 8 सूबे इकट्ठे करते हैं। अच्छा, ये सारा निज़ाम जो है वैसे आपस की बात है, इसकी बुनियाद वैसे क्या है? नए इंतखाबात हैं या किसी ने बैठ के डिसाइड करना है कि भाई ये बस इस तरह होगा? सर देखिए, मुल्क जो है ना, मुल्क तजर्बों से नहीं चलते, तजर्बाकारों से ज़रूर चलते हैं लेकिन तजर्बों से नहीं चलते। हम मसला हमारा क्या है कि ये जो सारी नलायक भर्ती की ये जो सारी टीम है ना, ये अंडर 19 भी नहीं है, ये अंडर 16 भी नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है अंडर 13 है। और ये हुआ ये कि हुकूमतें आती हैं, वो करती हैं, क्राइसिस को रिजॉल्व करती हैं। लगता है इन्होंने कोई इसको रिवर्स समझ लिया है। ये हर नहीं सर एक सेकंड लेट मी फिनिश। सबसे बड़ी क्राइसिस आप सर एक सेकंड जी बिल्कुल करें। ठीक है, क्या क्या काश आप इतने जज्बाती मुल्क के मसाइल हल करने में भी होते हैं शायद। नहीं है। अच्छा, वो ये है कि आप रजिस्टर ही नहीं करते। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमतें आती हैं, वो अगर 10 क्राइसिस होते हैं ना तो वो 5 रिजॉल्व कर देती हैं, 5 अनरिजॉल्व रहते हैं और ये ऑन गोइंग बेसिस पे काम चलते रहते हैं। ये माशाल्लाह ये अगर आए हैं ना, अगर 4 क्राइसिस है ना तो इन्होंने कहा कि 4 हैं, ये तो बहुत थोड़े हैं, इन्होंने 14 क्राइसिस पैदा कर दी। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं बताता हूँ, देखिए पाकिस्तान में पेट्रोलियम का अगर ठीक है, इन्होंने पेट्रोलियम का क्राइसिस पैदा किया हुआ, रोज की औस है। मैम सुनने मेरी बात, उसके अलावा इन्होंने जो आपका बिजली की कीमतों का, इसके अलावा जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है वो इन्होंने पैदा किया हुआ है। गंदम ना बोलना, गंदम कौन भूल सकता है? अभी ये पाकिस्तान के किसान को 3,000 रुपया इन्होंने चलो भाई 3,000 रुपया मन अपने किसान को नहीं दिया। ये जो तजर्बाकार आए हुए हैं, और अब आप जो गंदम मंगवा रहे हैं वो तकरीबन 4300 रुपए मन के हिसाब से आप गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं। देखिए तो मुझे और 5 क्रॉप फेल हो चुकी है। सुन लें, अब बात ये तजर्बे तो उन्होंने किए कि 3.5 साल पौने 4 साल में 7 वजारत खजाना के वजीर थे वो उन्होंने बदले। उसके बाद देखें तजर्बे कैसे कैसे किए, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ गए। उसके बाद फिर हमसे जाहिर बात है कि हमने उस तमाम मामले को डिफॉल्ट से बचाया, नहीं हमने उसको बचाया। उसके बाद अभी राइट नाउ हम डिफॉल्ट वाली सारी प्रोसेस से निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ऑलरेडी जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, स्टेबिलिटी जवाब ग्रोथ है, स्टेबिलिटी के बाद रीसेट है। उस ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में रीसेट जरूर हो सकता है। रीसेट हो सकता है। नाज साहब वापस आई गए इसके ऊपर, क्या इस वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान किसी नए सियासी या इंतजामी तजर्बे का मुतहम्मल हो सकता है या नहीं? There is nothing as such as reboot or restart in the Constitution of Pakistan. अगर कहीं है तो आप मुझे दिखा देंगे Constitution does it say that is there a reboot or a restart system कहीं पर लिखा है? Because you know democracy और पार्लियामान आपकी चलती है आइन के तहत। आइन हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमें बहुत सारी चीजों को हमें जिस तरह की बात हो रही थी कि हम इवॉल्व होते हैं बिल्कुल, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसीजर, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। लेकिन हम बहुत स्लो पेस पे भी काम कर रहे हैं। 2 अमेंडमेंट कर लेते हैं आइन में, क्या मसला है? नाज साहबा क्या मसला, 2 अमेंडमेंट कर लेते हैं, इतनी जल्दी देखिए आइन के अंदर आइन पाकिस्तान के तहत पार्लियामान के तहत अगर कोई फैसला करना है तो इस पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट में बैठकर उसमें कंसेंसस डेवलप हो। अगर तमाम सियासी जमातें किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं होती तो हो सकता है उससे कुछ कम पे हो जाए, या कहीं कोई नेगोशिएशंस हो जाती है, किन चीजों पे कुछ चीज मानी जाती है, कुछ चीज पार्लियामेंट में। इसके अलावा गुंजाइश नहीं, आपने फरमाया इसके अलावा गुंजाइश नहीं। मुनीब, अगर आप इस तमाम मामले को देखें, आप दुनिया में जहां पर भी एक जमहूरियत चलती है, जहां आइन है, उधर आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से, वो आपको यही कहेगा कि एनीथिंग विद इन द पार्लियामेंट, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी एक्सेप्टेबल। उसके अलावा आप मुझे बता दें कि क्या आइन पाकिस्तान में रीबूट या रीस्टार्ट कहाँ लिखा है? हाँ, चेंजेस हमारे पास बहुत ज्यादा। आईने पाकिस्तान में कहीं लिखा जी, तारीख पाकिस्तान में बहुत जगह पे लिखा हो, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट राइट नाउ। जरा मुनीब, अगर मैं नहीं अभी जरा मुनीब की मुझे बात सुनने देना। मुनीब जब इस अंदाज से बैठे होते हैं, थोड़े से जिसको हम पंजाबी में कहते हैं विंगे होके, तो वो बात बड़ी सीधी करने वाले होते हैं। मुनीब गो अहेड। पर बात यह है कि जिन्होंने ये निज़ाम बनाया हुआ है उन्होंने 26वीं 27वीं तरमीम की, 28वीं 29वीं 30वीं जितनी भी तरमीम की जरूरत होगी, जब तक जो पूरा एजेंडा है वो नहीं हो जाता कंप्लीट, तो उस वक्त तक तरमीम आती रहेंगी। प्लेटर के ऊपर ज्यादा चीजें रखी जाएंगी। अच्छा, इसमें 25% अहदाफ हासिल हुए हैं, फिर 50%, फिर 75%, ये काम तो चलता रहेगा, बिकॉज एक चीज डिसाइड कर ली गई है
कि जैसे ये सिलसिला चल रहा है और जो सेक्रोसेंस है जी कि एनएफसी को नहीं छेड़ना, 18वीं को नहीं छेड़ना, फलान, दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। भूखा वफाक और अमीर सूबे, ये कॉम्पोजिशन विल नॉट वर्क इन द टाइम, ये नहीं चल सकती। और इसके आई टू लीव इट देयर। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अहम ये सिर्फ डिबेट नहीं है, इससे हकीकी नताइज भी निकलते हैं। अब देखते हैं कि नताइज की नौयत क्या होती है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।